Hello students, myself Sudha Puller. वेलकम बैक टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। आज हम करने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट इट सो हैपेंड में से चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? ख़जाना। और विद इन का मतलब होता है हम सब में रहा हुआ ख़जाना। हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति पैदाइशी पर्टिकुलर स्किल्स में माहिर नहीं होते हैं। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, तो अपनी अपनी डिसक्वालिटीज़ भी होती हैं। यहाँ पे जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक इंडियन आर्किटेक्ट के ऊपर है जिनका नाम है हाफिज़, जो कि हमारे देश के सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर में से एक कॉन्ट्रैक्टर भी माने जाते हैं, और वो एक बेस्ट आर्किटेक्ट भी थे। आर्किटेक्ट मीन्स अ पर्सन हु बिल्ड्स, हु prepares the design or the maps of a building or a house। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स को भी बनाया, जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं वो भी बनाया है। ये मुंबई के रहने वाले हैं। 2019 में इन्होंने सबसे ऊंची 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया था हमारे देश में, जिसमें से एक जो है वो कोलकाता में आई हुई है, और दूसरा है द ट्विन टावर्स, जो कि द एम्पेरियल नाम की जगह से बिलोंग करता है मुंबई में। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं के बारे में है कि ये व्यक्ति कौन थे, और जब ये स्कूल गए तो स्कूल में इनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी उसके बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं। Every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest। हर एक बच्चा जो होता है उसमें एक क्षमता होती है, एक पावर होती है चीज़ों को अचीव करने की। हर जो बच्चा है, भले वो गर्ल है या बॉय है, उसका पढ़ने का तरीका और उसके दिलचस्पी का जो अलग एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा वो बच्चा खेलकूद में अच्छा हो, या बच्चा खेलकूद में अच्छा है तो पढ़ाई में अच्छा हो। हर एक बच्चे की बाई बर्थ या आई कुड से जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका जो इंटरेस्ट है या जो लर्निंग पावर है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैली स्कूल, बैंगलोर, एंड मिस्टर हाफिज़, कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स। तो यहाँ पे हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं द ट्रेजर विद इन, एक्चुअल में क्या है, एक इंटरव्यू है। मतलब मिस बेला नाम की एक लेडी है जो स्पर्श नाम की जो न्यूज़ लेटर होती है, जो बुक्स को पब्लिश किया जाता है, लेटर को पब्लिश किया जाता है, उसकी वो एडिटर है जिसका नाम दिया गया है स्पर्श। ठीक है, वो द वैली स्कूल बेंगलोर से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने मिस्टर हाफिज़ जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर बताए गए हमारे देश के, तो उनके बारे में उनसे उनकी डिटेल्स को लेने के लिए उन्होंने उनका एक इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने किन किन चीज़ों का वहाँ पे खुलासा किया वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स में से एक आर्किटेक्ट माने जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज अनहैप्पी स्कूल बॉय। He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. What his principal once said to him influenced him deeply. हाफिज़ जो कि कंट्रैक्टर हैं, वो स्कूल टाइम पे बहुत ही उदास रहने वाले या नाखुश टाइप के स्कूल के बच्चे थे, लड़के थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, करना अच्छा भी लगता था, लेकिन ज़्यादातर उनको पढ़ाई में रुचि नहीं थी। डिटेस्टेड मीन्स आई वुड से कि उनको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती थी। कंप्यूटराइज लैंग्वेज हो गया, जो भी हो गया, और मैथमेटिक्स जिसको गणित कहा जाता है वो तो उनको कंपा देता था, यानी वो बहुत डरते थे मैथमेटिक्स लैंग्वेज से, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। जैसे हर बच्चे को मैथमेटिक्स का तो फोबिया होता है, वैसे ही हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनको भी मैथ से डर लगता था। उनके प्रिंसिपल ने एक बार उनको कुछ सलाह दी थी, उससे उन पर काफ़ी गहरा असर हुआ था। वो क्या था, चलो हम इस कन्वर्सेशन में देखते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, जहाँ पे दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे HC का मतलब बताया गया है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म, एंड BR का मतलब बताया गया है मिस बेला राजा जो कि एडिटर हैं। तो शुरू करते हैं। I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. मुझे एक अजीब सा कपा देने वाला सपना आता था, डरावना, और
वो पिछले कुछ 4-5 सालों से ऐसा लग रहा है जैसे वो गायब सा हो गया है। तो मिस बेला बोलने लगी, What nightmare are you talking about? And why do you think it is disappeared now? तो मिस बेला बोलती हैं कि किस तरीके के गंदे सपने के बारे में, डराने वाले सपनों के बारे में आप बात कर रहे हैं और अब वो क्यों सपना आपको दिखता नहीं है। तो हाफिज़ कहते हैं, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psych must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. वो क्या बताते हैं कि मैं अक्सर पहले 4-5 साल पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू यानी रोज़ ही डरावने सपने देखता था। और वो सपना कैसा होता था कि मैं गणित का परीक्षा देने गया हूँ और जहाँ मुझे कुछ भी आता नहीं है, यानी उस पेपर में मुझे कुछ भी लिखना नहीं आ रहा था। वो जो डर था मेरे दिमाग का, जो मुझे मेंटली, साइकी मीन्स जो दिमागी तौर से मुझे परेशान कर रहा था, वो सब जगह फैल गया था। पर अब मुझे उन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे थिंक यानी सोचने के बारे में, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन यानी शिक्षा जो है, अब उसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी उसके लिए समय नहीं है और इस वजह से मुझे वो भयानक सपने अब आते नहीं हैं। तो मिस बेला कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो कहती हैं, अच्छा हमें थोड़ा अपने स्कूल के शुरू के दिनों के बारे में, कुछ अच्छी अच्छी बातों के बारे में जो आपकी यादें हैं स्कूल से जुड़ी हुई, ज़रा हमें उसके बारे में कुछ डिटेल में बताएंगे आप। तो हाफिज़ कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी। वो कहते हैं जब स्कूल में जाना शुरू किया, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात करूँ या सेकेंड स्टैंडर्ड की बात करूँ, मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट यानी शिष्य था। लेकिन जैसे ही मैं थर्ड क्लास में आया, मेरा जो दिलचस्पी थी पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं बची, ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था। I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examination paper that has been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. वो क्या कहते हैं आगे कि मुझे बिल्कुल भी पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके ओपोजिट मुझे खेल कूद में, यहाँ वहाँ ग्राउंड पे आसपास घूमने में, जोक्स को कहने में, सुनाने में और लोगों का मजाक उड़ाने में, फ़न करने में बहुत मज़ा आती थी। इतना ही नहीं, मैं तो एग्ज़ामिनेशन टाइम पे चीटिंग यानी कॉपी भी करता था। कई बार तो एग्ज़ामिनेशन पेपर पे अच्छे से अपने आप को अच्छा सा दिखाने के लिए कि मैं किसी तरह पास हो जाऊं, मैं बहुत मेहनत भी करता था और पढ़ता था, लेकिन कब? एग्ज़ाम से एक दिन पहले। और इससे क्या होता था कि मैं एग्ज़ाम को किसी तरह पूरा कर पाता था। वो क्या कहता है, मुझे कभी भी कोई भी चीज़ याद नहीं रहती थी जो मुझे क्लास में सिखाई गई थी। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उनको चीज़ों को याद करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए वो एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले पढ़ाई करने बैठा करते थे। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. वो आगे बताते हैं, कुछ भी बोलो, एक ऐसा सेंटेंस था, वाक्य था जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला था, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। कैसे बदल दिया? When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you did yourself." वो कहते हैं कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, जब मैं 11वीं में आया, तो मेरे प्रिंसिपल ने एक दिन मुझे बुलाया और बोला, बेटा मेरी बात सुनो और ध्यान से देखो, एक बात अच्छे से सुन लो कि अब तक मैं तुम्हें पहले दिन से यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के अब तक मैं तुम्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। अब तक तो मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता हूँ। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खुद से खुद के बारे में सोचना शुरू करो। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उन्होंने लगभग मेरे से 5 मिनट, किन्होंने प्रिंसिपल ने लगभग हाफिज़ जब वो 11th में थे तो उनको बुला करके 5 मिनट लगभग बात की। उन्होंने ये बोला कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं
और तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करती हैं ताकि तुम्हें पढ़ा लिखा के कुछ आगे बढ़ा सकें, वो तुम्हारी फ़ीस को भरती हैं, लेकिन इतने सालों में तुमने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके सिर्फ खेलने कूदने में अपना समय बर्बाद किया है। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और इस टाइम को यूज़ करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. I used to play every game but that year I did not step out onto the field. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था, खिलाड़ी था। मैं तो अपने ग्रुप का सीनियर चैम्पियन भी था, कई सालों तक मैं उस पोस्ट पर टिका रहा। इतना ही नहीं, मैं तो अपनी स्कूल के क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा। मैं हर गेम ऑलमोस्ट खेल लिया करता था। लेकिन उस साल, किस साल, 11th स्टैंडर्ड में जब इसके प्रिंसिपल ने इसको चीज़ें समझाई तो उसने बोला कि मैं अपने आप को खेल के मैदान में ले ही नहीं जा पाया। I would go for prayers and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass but I realized that once I was in SSC I could not do that. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब प्रिंसिपल ने मुझे महत्व बताया, इंपॉर्टेंस बताई कि मुझे मेरे पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, मेरी माँ बहुत मेहनत कर रही हैं, उस दिन के बाद तो मैं कभी खेल के मैदान में मानो गया ही नहीं। मैं सारा समय पढ़ाई में लगाता था और प्रार्थना करता था, खाता था और सिर्फ पढ़ाई करता था। मुझे याद है कि जनरली मैं पास होने के लिए कॉपी करता था, लेकिन जब मैं 10th में आया तब मुझे पता लगी कि उस समय भी मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मेहनत मैं 11th में कर रहा हूँ। अगर मैंने की होती तो शायद मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." वो कहते हैं कि SSC यानी सेकेंडरी एजुकेशन में, यानी 10th स्टैंडर्ड में जब मुझे 50% मिले थे, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुला करके कहा था, बेटा तुम ये सोचो कि तुम्हें डिस्टिंक्शंस यानी बियॉन्ड 70% जब आते हैं तो उसको डिस्टिंक्शन कहा जाता है, 70% को डिस्टिंक्शन कहा जाता है। तो तुम इस तरीके से इस चीज़ को डील करो और तुम इससे पॉजिटिवली सोचो। तो ये जो अच्छी अच्छी यादें थी ये मेरे स्कूल डेज़ की थी, जो मैं प्रिंसिपल के साथ रिलेट करके आपको बता चुका हूँ। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. Sing as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. वो क्या बोलते हैं, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में की हैं, पर जितना तक मुझे याद है मैं हर चीज़ याद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरी कैसी है, बहुत शॉर्ट है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। इसलिए मुझे उनको याद करने के लिए फ़ोटोग्राफ यानी तस्वीरें देखना पड़ता है, जिससे मैं पुरानी चीज़ों को अच्छे से याद कर पाता हूँ। आगे बताते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। वो यहाँ पे ये जो हाफिज़ जी हैं ये कहते हैं कि मैं जब किताब को पढ़ता हूँ या फिर फोटोग्राफ को देखता हूँ तब मुझे थोड़ा बहुत याद आता है कि भाई ये किस चीज़ के बारे में लिखा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी जो मेमोरी थी वो शार्प नहीं थी, ये कुछ टाइम के बाद चीज़ों को भूल जाया करते थे। तो बेला कहती है, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? वो कहती हैं कि जब आप स्कूल में थे और आप पढ़ाई में पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते थे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, तो क्या टीचर्स आपको डांटते थे? आप उस टाइम कैसा महसूस करते थे? I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing. I would receive a कैनिंग एवरी वीक। वो क्या कहते हैं कि मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि टीचर मुझे डांट रहे हैं या मुझ पे गुस्सा निकाल रहे हैं। मुझे तो सिर्फ खेलने कूदने में ही इंटरेस्ट होता था। उल्टा मुझे तो हर हफ्ते कैनिंग करने का मौका मिलता था। कैनिंग का मतलब होता है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टीचर तो कई बार उनको बेत से मारते भी थे जब वो पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाते थे? खेल कूद में। तो बेला पूछती है, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? वो लोग क्या पूछती हैं, जब आपको पता था कि आप अगर अपने टीचर को गुस्सा दिलाओगे, उनका
जो गुस्सा है, व्रैथ का मतलब होता है अ काइंड ऑफ एंगर। हाँ, अगर वो आप जानते थे कि अगर आप होमवर्क करके नहीं जाएंगे और आपको उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा, या आप उनके साथ सही से बिहेव नहीं करते थे, तो आपको पता थी कि आपको बेंतें पड़ेंगी, छड़ियाँ पड़ेंगी, तो उस समय में आपके दिमाग में क्या चलता था, आप क्या सोचा करते थे? तो हाफिज़ कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, it would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play। वो कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, मैं कुछ नहीं सोचता था, मैं अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता था और टीचर मुझे कैनिंग करते थे, यानी बेंच से मारते थे, छड़ी जैसा होता है उससे मुझे मारते थे। उससे नो डाउट बहुत दर्द होता था, लेकिन मुझे उसे भूलना पड़ता था क्योंकि मुझे आगे जाके क्या करना था, बाहर जाना था और खेल कूद करना था, यानी खेलना था। तो बेला पूछती है यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर ऑफ थ्रेटेंड, तो कहती है कि क्या कभी आपको इनसिक्योर फील नहीं हुआ, अजीब नहीं लगा कि आप सेफ नहीं हो, या कभी आप डरे नहीं कि इतनी ज़्यादा आपको मार पड़ेगी, या फिर अगर आप स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाओगे तो टीचर का क्या रिस्पॉन्स आएगा? तो हाफिज़ कहते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, वन डे I did not want to study so I created a distraction, for 1 whole hour we played चोर पुलिस। अभी होता यूँ है कि वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ में दिलचस्पी थी, वो थी खेलना, और किसी में नहीं, इसलिए सारा टाइम तो मैं मस्ती मजाक यानी दूसरों के ऊपर फ़न करना, प्रैंक करने में ज़्यादा समय बर्बाद करता था। एक बार तो मैंने क्या किया कि मुझे क्योंकि पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने टीचर का अट्रैक्शन यानी कंसंट्रेशन पावर कह सकते हो, या उनका ध्यान भटकाने के लिए मैंने एक पूरा घंटा चोर पुलिस नाम की गेम खेलना शुरू कर दिया। एवरी सैटरडे वी वेर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, so what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy the tickets on my way back, I would eat my heart's content। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर शनिवार को हमें अलाउ किया जाता था हमारे स्कूल से टाउन यानी अपने अपने कस्बे में जाने के लिए, ताकि हम मूवी देख सकें। तो मैं क्या करता था, मैं ना खाना खाता था, बस 40-50 बच्चों से कुछ पैसे इकट्ठा करता था, भाग करके जाता था, उनके लिए टिकट खरीदता था, और रिटर्न में आते वक्त मैं उनके लिए क्या करता था, अपने लिए क्या करता था, अपनी मनचाही चीज़ जो मुझे खाना पसंद होता था मैं वो खाता था। I used to be the leader of a gang. We would have gang fights and plan strategies. These things used to interest me more than any academics। वो क्या कहता था कि मैं अपने ग्रुप का, गैंग का लीडर हुआ करता था, और मेरी गैंग जो थी वो लड़ाइयाँ लड़ती थी, हम स्ट्रैटेजी बनाते थे, प्लानिंग्स करते थे, और यही सारी चीज़ें मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी, सिवाय किसी भी एकेडमिक यानी पढ़ाई हो गई, डिबेट्स हो गई, कोई इम्पोर्टेंट एजुकेशनल कंपटीशन के अलावा मुझे सारी ये फालतू की चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams। वो क्या कह रहा है कि बच्चे जब वो पुरानी क्लास के मेरी क्लास में आते थे तो वो मुझसे मेरी किताबों को ख़रीदना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि मेरी किताबें एकदम नई रहती थी। क्यों नई रहती थी? क्योंकि मैं तो उन्हें एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले ही खोला करता था, यानी किताबें यूज़ ही नहीं होती थी तो वो नई रहती थी। तो ऐसे बच्चे जो आने वाली क्लास में जाना चाहते थे तो वो उनसे किताब ले लिया करते थे सेकेंड हैंड। अब देखते हैं पार्ट 2। He stumbled on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back। वो आर्किटेक्चर में कूद क्यों पड़े? क्योंकि उनको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी और बहुत कम जर्मन भाषा आती थी। कई बार उनकी पिटाई भी हो गई थी जब वो लोगों पे झूठे प्रैंक्स किया करते थे, यानी मजाक जोक किया करते थे। जब उनको उनकी लाइन मिली, कॉलिंग मीन्स उनकी लाइन मिल गई, उनको उनका जो गोल है वो मिल गया था, तब से उन्होंने कभी पलट के देखा नहीं, क्योंकि वो सक्सेसफुल आदमी बनते चले गए। तो अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है। बेला कहती है हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप कैसे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आए? वो कहता है कौन? हाफिज़। इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु had got below 80-85% was allowed to enter. I had only 50%। ये कहते हैं कि आर्किटेक्चर कॉलेज में ऐसा बच्चा जिसको 80 से 85% से कम है उसे एडमिशन नहीं मिलता था, और मेरे पास तो सिर्फ 50% ही थे। I wanted to join the army. I got my admission letter but my aunt tore it up।
देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। मुझे आर्मी ज्वाइन करना था और मुझे वहाँ से एडमिशन लेटर भी मिल जाता है, लेकिन मेरी आंटी ने उसे फाड़ के फेंक दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि आर्मी ना सही, अब मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन मुंबई। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, तुम अपनी ग्रेजुएशन को पूरी कर लो। इसीलिए मैं मुंबई यानी मुंबई की जो जय हिंद कॉलेज है वहाँ पर गया। देयर आई वॉज to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not knew 7 words of French, so I took German. Then my German teacher died. वो क्या बोलते हैं, उस कॉलेज में कंपल्सरली या तो फ्रेंच या जर्मन में से किसी एक लैंग्वेज को चुनना था। मैंने फ्रेंच भाषा को 7 साल तक पढ़ा है, लेकिन मुझे कुछ शब्द यानी 7 वर्ड्स यानी लिमिटेड वर्ड्स के अलावा मुझे फ्रेंच में कुछ नहीं आता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जर्मन भाषा में पढ़ाई पूरी करूँगा। तो मैंने जर्मन टीचर को ज्वाइन किया, लेकिन जर्मन टीचर जो इनको सिखाने वाले थे उनकी मौत हो जाती है। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। कॉलेज के जो रूल्स थे उसके हिसाब से उन्होंने बोला या तो आप फ्रेंच लैंग्वेज को चूज़ करो या फिर किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज? आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब मुझे कौन एडमिशन देगा किसी और कॉलेज में? मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था दूसरे लोगों की बातों में आकर के। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़िन, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं अपनी पढ़ाई फ्रेंच में लूँगा, इसलिए मैंने फ्रेंच भाषा को सीखना दोबारा से शुरू किया। बट मुझे इसमें मेरी मदद की थी किसने? मेरी कज़िन ने, मेरी चचेरी बहन ने, जो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और वो आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाते थे फ्रेंच भाषा को सीखने के लिए। बेला पूछती है वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर? वो पूछते तो क्या ये वही टाइम था जब आपने कंफर्म कर लिया, डिसाइड कर लिया था कि आपको आर्किटेक्चर ही चूज़ करना है? तो हाफिज कहते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग। वो कहते हैं एक्चुअली ऐसा ही कुछ हुआ, चांस से कह लो या चुपचाप कह लो, क्योंकि एक बार जब मैं आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में गया था क्या करने, फ्रेंच भाषा को सीखने के लिए, वहाँ पर मैंने एक आर्किटेक्ट को देखा क्या करते हुए, विंडो की ड्राइंग करते हुए। वो काफ़ी डिटेलिंग के साथ उस खिड़की को ड्रॉ कर रहा था और वो ड्राइंग भी बहुत एडवांस थी। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। ही देन हैड अ bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things which I immediately did. वो क्या बोलता है कि वो जो ड्राइंग बना रहा था आर्किटेक्ट उसकी जो विंडो की डिटेलिंग थी वो काफ़ी एडवांस थी, लेकिन मुझे वो ड्राइंग कैसी लगी? रॉन्ग। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू ये जो खिड़की की ड्राइंग बना रहा है वो गलत है, तुमने जिस तरीके से बनाई इस तरीके से तो खिड़की खुलेगी नहीं। तो उसने मेरे से शर्त लगाई और बाद में जाकर के वो ये शर्त हार जाता है। कैसे? जब उसने इस ड्राइंग को मेरे कज़िन के हस्बैंड को दिखाया तो वो चौंक जाते हैं कि इसने तो गलत बनाई है, और वो ये देख लेते हैं कि तुम्हें यानी हाफिज़ को कैसे पता है कि इसकी ये ड्राइंग गलत है। तो उन्होंने मुझे उसके बारे में कुछ और ड्राइंग को बनाने के लिए कहा और मैंने तुरंत उसे ड्रॉ करके दे भी दिया। He asked me to design a house and I designed a house. After that he told me to drop everything and join architecture. फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप एक घर की डिज़ाइन बना के दो, तो मैंने घर का मैप यानी डिज़ाइन बना के दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम सारा काम छोड़ दो, तुम आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो। We went to meet the principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. ये क्या करते हैं, उसी कॉलेज यानी मुंबई की जो कॉलेज थी जय हिंद कॉलेज, वहाँ पे जाते हैं और वो दोनों जन जा कर के उनसे बात करते हैं कि आप हमें एग्ज़ाम देने दो। तो प्रिंसिपल बोलता है वार्निंग देते हुए कि मैं तुम्हें एग्ज़ाम देने का मौका दूंगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब आर्किटेक्चर स्कूल में ज्वाइन करने के लिए आपको एग्ज़ाम्स को क्लियर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इनके तो परसेंट कैसे थे 50%, जबकि वहाँ पे 80 से 85% के बच्चों को ही एंट्रेंस का मौका मिलता था और ज्वाइन करने मिलता था।
तो उन्होंने ये बोला कि अगर तुमने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर नहीं किया तो मैं तुम्हें स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगा। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cake walk। वो क्या बोलते हैं कि मैंने एग्ज़ाम दी एंट्रेंस की और मुझे A+ यानी बहुत ही अच्छे मार्क्स उनको मिलते हैं और जिसकी वजह से उनको एडमिशन मिल जाता है। और तब से तो वो काफ़ी स्मूथली, केक वॉक का मतलब होता है काफ़ी स्मूथ रनिंग शुरू कर देते हैं, मतलब वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। I had never made a plan but I knew how something looked like from the top। उन्होंने क्या बोला, मैंने कभी प्लान नहीं बनाया था किसी चीज़ का, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि किसी भी चीज़ को जब आप ऊंचाई से देखोगे तो आपको जो बेसिक है, जो डाउट्स हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। I had never known what a section was but I knew if you cut a plan what it would look like। I stood first class first throughout। After that I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school। I had a friend called Behram Divecha। We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunitions। Each of us would design something in an effort to be different। वो क्या कहते हैं कि मैंने कभी किसी डिटेलिंग में चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, पर मुझे ये पता था कि किसी भी प्लान को कैसे कट आउट यानी अच्छे से निखारना चाहिए। मैंने एग्ज़ाम्स के बाद जब क्लास की बात आई, मैंने मतलब आर्किटेक्चर कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाया और उसके बाद से मेरे सोचने का नज़रिया ही बदल गया। मैं इतना जानता था कि किसी भी चीज़ को अगर आप समझ करके करोगे तो वो आसानी से हो जाएगा। और ये चीज़ें मैंने कहाँ सीखी थी, स्कूल में जब मैं खेल कूद किया करता था। मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम है बहराम दिवेचा। हम दोनों आपस में कॉम्पिटिशन्स लगवाया करते थे। किस चीज़ को, चीज़ों के डिज़ाइन बनाना, भले वो किले हो गए, गन्स यानी बंदूकें हो गई या फिर हथियार हो गए, उन चीज़ों को डिज़ाइन करना। और हमारी डिज़ाइन जो होती थी ज़्यादातर हम अपनी जान लगा देते थे ताकि वो एक दूसरे से काफ़ी हट करके निखरें। तो